हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। एंड बच्चों, हमने चैप्टर 4 पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया है और अब हमारी बारी है एपी को करने की। सो चैप्टर 5 का डे 1 आज है। एंड आप लोगों को चैप्टर 4 से कोई भी दिक्कत आती है या पीछे और जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसके अंदर कोई भी डाउट अगर आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊँगा। एंड नाउ आज हम पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट को, फिर हम एपी पे कुछ करेंगे क्वेश्चंस। सो कॉन्सेप्ट क्या है ब्रीफली समझाता हूँ आपको, मेन जो बातें हैं वही क्वेश्चंस के अंदर यूज होती जाएंगी। एंड इस चैप्टर से बेसिकली या तो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है या फिर एक केस स्टडी क्वेश्चन आता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा 1 या 2 केस स्टडी आपको कराने की। थोड़ा गला खराब है तो आज को मैनेज कर लीजिएगा। एंड अब काम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले समझते हैं एपी क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे। डेफिनेशन का हमें ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं, ना पेपर में कभी पूछता, हमें तो एग्जाम्पल पता होना चाहिए एपी होती है। देखो बच्चों, ये दोनों क्या है, नंबर की सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होती है, कुछ नंबर्स को मैंने एक क्रम में एक लाइन के अंदर लगा दिया, वो सीक्वेंस कहलाती है। सो एपी कौन सी सीक्वेंस होती है, एपी भी क्या है एक सीक्वेंस, लेकिन एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस। स्पेशल क्या है उसके अंदर, वो एक पैटर्न फॉलो करती है। पैटर्न क्या है कि हर एक नंबर पिछले नंबर में कुछ एक फिक्स नंबर जोड़ के आया है। जैसे मान लो 1 3 5 7 ही है। इन दोनों के अंदर देखो बेटा क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। 1 और 3 में मुझे 1 से 3 बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा 2, फिर 3 से 5 बनाना है तो फिर क्या जोड़ना पड़ेगा 2, फिर 3 में हर टर्म को मैं क्या क्या ऐड करने लग रहा हूँ, +2 +2 +2। अब ऐसी जो टर्म्स होंगी, ऐसी जो सीक्वेंस होंगी, ये आपकी क्या कहलाएंगी, एपी। क्लियर। अब ये जैसे इसके अंदर 2 में क्या जोड़ा 4, तो 4 2 में क्या जोड़ूंगा 2 तो 4 बना, यहाँ पे हुआ +2, फिर यहाँ पे क्या हो गया +3, अब यहाँ पे क्या होगा फिर +2, यहाँ पे क्या हो गया -1। तो क्या ये एपी बन रही है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सर ने बताया था, क्या बताया था सर ने, कि एपी की हर टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर ही जोड़ते हैं। अगर 2 जुड़ रहा है पहली 2 टर्म्स में तो अगली दूसरी टर्म और तीसरी टर्म में भी 2 ही जुड़ेगा। ठीक है। या मैं ये कहूँ इन दोनों का डिफरेंस 3 में से 1 गया तो कितना आया 2, 5 में से 3 गया तो कितना आया 2, 7 में से 5 गया तो कितना आया 2। तो इन दोनों के 2 टर्म्स के 2 कैसी लगातार वाली टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी क्या रहेगा, सेम। तो ये बात आपको सबको क्लियर है। सो हम कुछ टर्म्स समझते हैं इसके अंदर जो बार बार यूज होगी। टर्म क्या होती है, जो एपी है हमारी, जैसे ये थी एपी 1 3 5 7 9, मान लो यही है। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सभी क्या है इसकी टर्म्स ऑफ एपी। दीज आर टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, ऐसे ही। और ये आगे जाती जा रही है तो इसमें हो सकता है वो भी बहुत सारी टर्म्स पढ़ी हो। मैंने फिलहाल कितनी दी है, 5 टर्म्स। अब बेटा टर्म्स का मतलब आप सबको क्लियर है। जो एपी के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर्स हैं सीक्वेंस के, वही क्या कहलाएंगे, आपकी टर्म्स। कॉमन डिफरेंस, अब 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, फिर ध्यान देना कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। अब जनरली हम टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 या फिर A से, सेकंड टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, A2 से, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 और फिफ्थ टर्म को A5। ऐसे ही हम टर्म्स को हमारे डिनोट करते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों कहा, क्योंकि हर टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर ही ऐड हो रहा है, तभी मेरे को दूसरी टर्म मिल रही है। तो यहाँ पे जो मेरे को कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आया, A2 - A1 या फिर A3 - A2, या फिर ऐसे हम जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले सकते हैं। एक बात याद रखने की क्या है, हमें हमेशा बाद वाली टर्म में से पहली वाली घटानी है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि पहली में से बाद वाली घटा दें, फिर हमारा कॉमन डिफरेंस गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर है। अब नंबर ऑफ टर्म्स, एक एपी के अंदर जितनी टर्म्स होंगी सीक्वेंस के अंदर, वो क्या कहलाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स। अब मान लो इस सीक्वेंस के अंदर आपको कितनी टर्म्स दिख रही है, 5। सो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये बात क्लियर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स ही हमारी क्या होती है, एन। तो ये कुछ एब्रीवेशंस है, कुछ टर्म सिंबल्स हैं। जैसे डी हमेशा किस लिए यूज होगा, कॉमन डिफरेंस के लिए। जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक कॉमन डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट टर्म को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, ए से। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, हम इस एपी के अकॉर्डिंग हमारी टर्म पहली कौन सी है, 1। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो A2 - A1 करने से क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। जो डी की वैल्यू आई वो क्या आई, A2 - A1। A2 कितना था आपका 3, A1 कितना है 1, सो आंसर क्या आ गया 2। तो ये आपको, मुझे लगता है ये बात क्लियर होगी। अब मान लो इस एपी के अंदर होती 50 टर्म, कितनी टर्म्स होती 50, मतलब n की वैल्यू इफ n इज इक्वल्स टू 50, अगर n की वैल्यू 50 होती है और कोई आपसे कहता बेटा 30वीं टर्म बताओ, तो क्या हम ऐसे जोड़ते थोड़ी रह जाएंगे, 1 में 2 जोड़ा, फिर 3 में 2 जोड़े, फिर 5 में 2 जोड़े। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला a + n - 1d।
ठीक है जी। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। सो ए मान लो आपको 50th टर्म निकालनी है तो ए 50, तो जहां जहां ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी 1, एन की वैल्यू ये जो है सफिक्स के अंदर जो नीचे बैठा है ये ही वैल्यू किसकी है बेटा, एन की। सो एन की जगह आप क्या रखोगे 50 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, अभी निकाल ली हमने। सो हमने ये पुट कर दिया 1 प्लस 49 इंटू में 2, 49 टू 98, तो 50वीं टर्म कितनी आएगी हमारी 99। सो इस तरह से हम nth टर्म को निकाल सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दो ही एक्सरसाइज है, तो पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। पहली एक्सरसाइज के अंदर आप जनरल टर्म सीखोगे, अगले एक्सरसाइज के अंदर हम नंबर ऑफ टर्म्स सीख लेंगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है, सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स का क्या मतलब होता है, एपी की पहली एन टर्म्स का सम, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, हम मान लेते हैं एन, ये ही क्या होता है आपका एस एन। पहली एन टर्म्स के सम को ही हम क्या कहते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स या एन टर्म का सम। सो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक फॉर्मूला और होता है इसका, उसको भी याद रखना, कई कई जगह पे वो काम आता है, a प्लस एल। अब ये फॉर्मूला कब काम आएगा, ये फॉर्मूला काम आएगा व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। अगर एपी की आखिरी टर्म आपको दे रखी है तब जाके ये फॉर्मूला काम आएगा, और ये वाला फॉर्मूला कब काम आने वाला है, ये तो हर जगह लगभग काम आ ही जाता है। सो यही था कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में आया बेटा ये क्वेश्चन। कहता है कि इस एपी है एक, उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं सच दैट, अब आपको कंडीशन देंगे, कुछ कहेगा कि एपी है एक, उसके अंदर पहली टर्म ये है, 10वीं टर्म ये है, तो आप बताओ इतने 9th टर्म कौन सी होगी, 10th टर्म कौन सी होगी, या इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स होंगी। तो इस टाइम के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इसके अंदर कितनी टर्म्स है एक एपी में, जिसकी अब एपी के बारे में बता रहा है, ये पहली टर्म दे दी -14। सो एपी के अंदर मैंने आपको बताया था ए होता है, एक एन होता है और एक डी होता है, तीन चीजें सबसे जरूरी है एपी के अंदर। सो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है -14, दूसरा हमें एन की वैल्यू निकालनी है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, और बेटा डी भी नहीं दे रखा आपको, ये भी नहीं पता हमें। फिफ्थ टर्म क्या दे रखी है 2, तो फिफ्थ टर्म को लिखने का तरीका A5 किसके बराबर है 2 की, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या दे रखी है 62। अब बेटा लास्ट टर्म हमें तो नहीं पता ना आखिरी टर्म कौन सी है, 50वीं है 45वीं है कौन सी है, तो जब आपको कुछ नहीं पता होता तब आप उसको क्या मान लेते हो, लेट nth टर्म an इज इक्वल्स टू 62। हमें नहीं पता n नंबर की टर्म हो सकती है कोई जो 62 होगी। अब एक बात नहीं बताया तो मैं आपको, an का जो फॉर्मूला था क्या था, a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ से a2 का वैल्यू क्या आएगी, n की जगह 2 रखो, तो a प्लस 2 माइनस 1d दैट इज a प्लस d। ऐसे ही a3 रखूंगा तो a प्लस n की जगह फिर 3 रखो, 3 माइनस 1 2d। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो यहाँ नंबर होता है उससे एक कम d के पास है, तो a10 क्या आएगा, a प्लस, हाँ 10 से एक कम 9d। ऐसे ही a5 क्या आएगा, a प्लस 4d। तो ऐसे ही आप कितने भी निकाल सकते हो। अब मैं कोई से पूछूं a50 क्या आएगा बेटा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो, सर 50 से कम कर दो यहाँ पे d के साथ, तो a प्लस 49d। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन के अंदर इसका यूज करने वाले हैं। सो a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2। क्लियर बेटा। अब a की वैल्यू आपको दे रखी है -14 प्लस 4 टाइम्स d की वैल्यू नहीं है तो d को d ही रखना इज इक्वल्स टू 2, ये उधर जाएगा 16। सो 4d की वैल्यू कितनी आ गई 40 -14 प्लस 2 16, d की वैल्यू यहाँ डिवाइड में जाके 4। क्लियर, आपके पास d आ गया, हाँ जी d आ गया, 4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है, किसकी हेल्प से निकालेंगे, यही चीज तो बचा है, इसका यूज हम कर चुके, इसका यूज हम निकाल चुके इसको, अब इसकी बारी है। तो an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d किसके बराबर है 62 के, यहाँ तक कोई डाउट। अब बेटा a की वैल्यू कितनी दे रखी है -14, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 4 बराबर है 62। अब बच्चों जो कॉमन एरर बहुत सारे बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, पहले ही 4 को डिवाइड में ले जाते हैं, बट यही गलती हो जाती है। देखो -14 पहले उधर जाएगा, वो +14 बनेगा। सो इस बात का ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना इवैल्यूएशन करने की। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन ही तो है एक वेरिएबल की, तो इसको सोल्व करने में जल्दबाजी मत करना। सो n माइनस 1 इंटू में 4 बराबर होगा 62 प्लस 14। अब 4 इस पूरे के मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड, ये बन गया 76 और ये बन गया आपका 4। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, बिल्कुल ठीक है। सो n की वैल्यू n माइनस 1 कितना आ गया 19, नाउ n की वैल्यू कितनी आ गई 20। सो इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स थी बेटा 20, तो लास्ट टर्म जो थी वो क्या थी 62, ये 62 कौन सी थी, 20th टर्म। सो आपसे पूछा गया था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, तो हम लिखेंगे देयरफॉर
देयर आर 20 टर्म्स इन एपी। ये मैंने पहले भी बताया, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे आपसे, आपको उसी फॉर्म में आंसर बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये जरूरी नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन ही आए मतलब डायरेक्ट 3 नंबर में, ये केस स्टडी में भी एज अ पार्ट भी पूछ लिया जाता है। तो समझो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं कि एपी दे दी आपको 65 61, कैसी एपी है? एक डिक्रीजिंग एपी है। कैसे नंबर आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता चला? देखो मुझे ऐसे पता चला क्योंकि नंबर कम होता जा रहा है, 65 से 61 हो गया, 61 से 57 हो गया, 57 से 53 हो गया। तो इस टाइप की जब एपी होती है तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा कैसा आता है? नेगेटिव। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इसमें कुछ जोड़ूंगा तब तो 61 बनेगा नहीं, इसमें से कुछ घटाना ही पड़ेगा ना, तभी मेरा 61 बनेगा। सो अब बेटा ध्यान दो, सोल्यूशन कैसे करना है। हाँ तो पूछ क्या रहा है इसके अंदर, कहता है अब ऐसे ही जाती जा रही है तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी और कौन से नंबर की टर्म जो होगी इसकी पहली नेगेटिव। अब ये माइनस में भी पहुंच जाएगी धीरे धीरे, जीरो के पास जाके नेगेटिव में पहुंच जाएगी। तो यही पूछ रहा है कि कौन सी टर्म जो होगी, मतलब विच टर्म का मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, कौन से नंबर की टर्म ऐसी होगी जो इसकी सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी। और ये भी पूछ सकता है वो फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो सबसे पहले इस सीक्वेंस को देख के मैं फर्स्ट टर्म बता सकता हूँ। पहली टर्म ये जो मेरे पहले नंबर पे रखी है 65, ठीक है जी। उसके बाद क्या क्या होते थे एक एपी में? ए एन और डी। एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू, डी कैसे निकलता था? ए टू माइनस ए वन। सो ए टू के आपका दिस इज योर ए टू और ये आपका ए वन या ए बोल लो खाली। सो ए टू माइनस ए वन करूँगा तो 61 माइनस में सेट कितना आ गया आंसर? -4। सो मैंने क्या बताया था, जब भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुई, ऐसी सीक्वेंस, ऐसी एपी जिसकी टर्म्स घटती जा रही है तो उसका डी क्या आएगा? नेगेटिव। अब बेटा जी हमें क्या निकालनी है? वो टर्म निकालनी है, मान लेते हैं हम लेट ए एन, nth टर्म निकालनी है। मुझे नहीं पता कौन सी टर्म है तो उसको क्या मान लेते हैं? ए एन। जब भी आपको ना पता हो कि टर्म कौन सी है तो उसको क्या मानोगे? ए एन। हमें कौन सी एन निकालनी है जो कैसी हो? लेस देन 0। क्लियर है? तो जब भी ऐसी आ जाए फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है तो आप nth टर्म ले लेना ए एन और उसको लेस देन क्या रखोगे? 0। ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस एन माइनस वन डी शुड बी लेस देन 0। इसी की हेल्प से हम एन की वैल्यू सोल्व करेंगे। सो ए की वैल्यू बेटा 65 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है? -4 इज लेस देन 0। अब ये 65 उधर गया तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। सो एन माइनस वन -4 इज लेस देन -65। यहाँ तक बात क्लियर है? अब बेटा जी -4 इधर जाएगा बट अब ये इक्वालिटी का साइन नहीं है। देखो जब ऐसा होता है -4x इज इक्वल्स टू -16 सपोज, तो माइनस से माइनस काट देते हैं, ठीक है। ये कब करते हैं? जब यहाँ पे साइन कैसा हो? इक्वालिटी का। बट अब साइन क्या है? ये इनइक्वालिटी बोलते हैं, लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन। सो जब भी ऐसा साइन हो और ये कंडीशन इस पे हो -16, अब जब माइनस से माइनस तो कटेगा बट होगा क्या? इसके मुंह बदल जाएंगे। अब इसका मुंह इस तरफ था तो इसका मुंह किस तरफ होगा? ये लेस देन का साइन है तो यहाँ पे साइन क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन का। सो x ग्रेटर देन हो जाएगा -16 अपॉन में -4। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल और 4x की वैल्यू ग्रेटर देन 4। तो ये इसका सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना बेटा। अब एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, आप सबको पता है -2 किससे छोटा होगा? +3 से छोटा होगा। ये बात सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब -1 से मल्टीप्लाई इसकी करूँगा तो ये क्या बन गया? +3। ये क्या बन जाएगा? -3। अब आप खुद बताओ, माइनस ये बड़ा या ये बड़ा? तो ये देखो साइन चेंज हुए या नहीं हुए? तो जब भी आप इनइक्वालिटी के अंदर माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके साइन क्या हो जाते हैं? रिवर्स। प्लस और माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो आप। अभी -4 इधर जाएगा, सो n-1 लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर देन में। -65 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल। अब -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। सो n इज ग्रेटर देन 65/4 + 1। इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या बन गया? 69/4। अब ये पूरा नहीं कट रहा। और एक बात याद रखिएगा, n की जो वैल्यू है ये हमेशा नेचुरल नंबर होगी। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी और 0 नहीं होगी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये अप्रोक्सीमेटली अगर काटो तो कितने पे कट रहा है बेटा? देखो काट के देखो, 6 1 6, 4 1 4, 2 और 4 7 28, तो 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू है जो वो 17 पॉइंट समथिंग से क्या होनी चाहिए? बड़ी। 17 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 18। सो n की वैल्यू यहाँ से हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर n मस्ट बी इक्वल्स टू 18 फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अब आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे? आप A17 निकाल लो, आपके पास A है, आपके पास D भी है, तो A17 निकाल सकते हो। आप A18 निकाल लो, दोनों निकाल लो। ये आपका पॉजिटिव मिलेगा पक्का और ये आपका क्या मिलेगा? नेगेटिव। सो
ये काम आपका है, ये होमवर्क है आपका, आप देखिएगा इसको करके, ठीक है। तो बेटा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सम के ऊपर है, सम ऑफ एस एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो एस एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ सोल्यूशन के अंदर ये यूज होने वाला है। अब क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, तो आपको क्या दे दिया, S7 की वैल्यू कितनी दे दी, फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 का टर्म्स का सम मतलब S7, इसकी वैल्यू कितनी दे दी 49, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, इसका क्या मतलब, S17 की वैल्यू आपको कितनी दे दी है 289। यहाँ तक सबको क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सो हमें निकालना है S20, ये निकालना है आपको। अब बेटा वैल्यू रखते जाते हैं, S7 के फॉर्मूले में पुट करता हूँ, n की जगह क्या रखूंगा 7 by 2। अब एक बात बताओ, a भी नहीं पता, n पता है अपने को हर फॉर्मूले के अंदर, और d भी नहीं पता, दोनों ही नहीं पता। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मेरे पास दो इक्वेशन लीनियर बनेगी a और d की टर्म्स में, उन दोनों को सोल्व करेंगे और वहां से a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको इसके अंदर पुट कर दूंगा और मेरा S20 आ जाएगा। तो ये बेसिकली वर्किंग रूल रहेगा। क्वेश्चन कैसे करते हैं अब देखिए, 7 by 2 इंटू में 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू a ही है, हमें पता ही नहीं, n की वैल्यू कितनी थी बेटा, ये रही 7 माइनस 1 d भी नहीं पता तो d ही रहेगा, बराबर है किसके 49 के। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब बेटा क्या होगा, 2 वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में 7, क्योंकि पूरे के साथ 7 by 2 है तो ये उधर जा सकता है, तो 7 डिवाइड में चला जाएगा और 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई, सो 2a प्लस 7 माइनस 1 6d बराबर किसके हो गया 49 इंटू में 2 by 7, 7 1 जा 7 7 जा, सो 2a प्लस 6d किसके बराबर आ गया 14 की। सो यहाँ इससे 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया a प्लस 3d बराबर है किसके 14 की। सो a प्लस 3d किसके इक्वल आ चुका है आपका, ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो 7, ये आपकी बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ऐसे ही आपको कौन यहाँ से एक इक्वेशन और बनानी है, S17 के फॉर्मूले पुट करो, n by 2, n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या रखोगे 17, 2a प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16d किसके बराबर है 289। ऐसे ही 17 by 2 उस तरफ जाएगा, सो 2a प्लस 16d ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 17 डिवाइड में, 17 का स्क्वायर होता है 289, सो 2a प्लस 16d किसके बराबर आ गया 34 के, फिर से 2 कॉमन आ रहा है, सो a प्लस 8d यहाँ पर 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे जो स्टेप करके दिखाया था वो मैंने वहाँ डायरेक्ट कर दिया। ये आपकी बन चुकी है इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू सोल्व दिस। अब a के कोफिशिएंट सेम है, सो इन दोनों को क्या कर दूँ सब्ट्रैक्ट, और मेरी वैल्यू किसकी आएगी d की, सो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, a में से एक चला जाएगा, 3d माइनस 8d रह जाएगा, 3d माइनस 8d, और उसमें भी 7 माइनस 17, 7 माइनस 17, ये गए तो बेटा माइनस 5d और यहाँ पे माइनस का 10, सो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 2। d की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट इन 1 वी गेट द वैल्यू ऑफ a, सो a प्लस 3 इंटू 2 6 बराबर किसके है 7 के, 6 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, सो a आ गया, d आ गया, n आपको दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है 20, S20 अब निकाल लेंगे आसानी से। सो S20 का फॉर्मूला क्या होता है, S20 इज इक्वल्स टू 20 by 2 2a प्लस n माइनस 1d, सो 2a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस n माइनस 1, n कितना था 20, 20 में से एक गया तो 19, और d की वैल्यू कितनी है 2, सो 19 इंटू में 2। अब 2 1 जा 10, 10 ब्रैकेट में 2 प्लस 38 कितना होगा 10 इंटू में 40 और आंसर आ गया 400। सो इसी तरह से आप S20 का S30 पूछ रखा होता है तो वो भी निकाल सकते थे हम आसानी से। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस का वर्किंग रूल रहेगा, जो गिवन है उसको बस फॉर्मूला रखो, सोल्व करते चले जाओ, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, 2 बन गई तो उसको एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व कर लेंगे, हमारा a d n, अगर ये 3 चीजें आपके पास तो आप फिर कुछ भी निकाल सकते हो। सो इस तरह की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू।